हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विद्यान्ली पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो आज के क्लास में हम वास्तविक संख्या का दूसरा लेक्चर पढ़ रहे होंगे, जिसमें हम लोगों ने पहला लेक्चर जो हम लोगों ने वास्तविक संख्या का पढ़ा था, इसमें हम लोगों ने वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर का जो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या का जो लेक्चर 1 हमने पढ़ा था, इसमें हम लोगों ने ये बार बार क्यों ऑटो हो जा रहे हैं, एक मिनट रुक जा, है ना, नया ले लेता हूं। तो हम लोगों ने रियल नंबर का जो पहला लेक्चर पढ़ा था, जिसमें लेक्चर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था पूरे थ्योरी। हमने ये जाना था कि परमेय संख्या क्या होते हैं, अपरमेय संख्या क्या होते हैं, और परमेय संख्या और अपरमेय संख्या में जब क्वेश्चन आएगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन कि ये बता दो निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है, चाहे रूट वाला हो चाहे दशमलव वाला हो, हमने ये जान लिया था कि पाई जो होता है ना अपरमेय क्यों होता है, 22/7 परमेय क्यों होता है। इसके अलावा रूट वाले जो भी नंबर होते हैं वो अपरमेय क्यों होते हैं, यानी परमेय अपरमेय की जितनी भी कंसेप्ट थी वो हम लोगों ने लेक्चर 1 में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग लेक्चर 2 पढ़ रहे होंगे। ये थ्योरी क्लास है, लेक्चर 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग इसके आगे जो भी चीज हमारा इस थ्योरी में है वो हम लोग इसमें कंप्लीट कर लेंगे, और कुछ क्वेश्चन जो हम लोग आगे बनाने वाले हैं इसकी ओर बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर 2 है, और लेक्चर 2 है किसका, ये थ्योरी का, ये लेक्चर 2 है। ठीक है, तो इस बात से आप ध्यान रखिएगा, ये लेक्चर 2 है हमारा थ्योरी का। चलिए, तो हम लोग थ्योरी का लेक्चर 2 शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में जो पढ़ लिया था इसके आगे की ओर हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि अब हम लोग क्या करते हैं, जितने भी डेफिनेशन हमें एग्जाम में यूज होने वाले हैं वो सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और जो नई नई चीजें हैं वो भी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, और साथ में क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें क्या ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो सारे हम लोग कवर करने वाले हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है क्या, यहाँ पे कि परमेय संख्या को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, तो परमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं। यहाँ इसके ऊपर मैं लिख देता हूं रेशनल नंबर। ध्यान रखना आप इसका इंग्लिश, ताकि आप जब आगे पढ़ोगे ना तो ये काम आ जाएगा। रेशनल नंबर, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। पिछले क्लास में इसके ऊपर हमने बहुत सारे डिस्कस कर लिया है कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, और q बराबर यानी कि नीचे में 0 नहीं हो, उसे परमेय संख्या कहते हैं। यानी कोई भी संख्या जो बट्टा में आप लिख सको, जैसे 3/2 हो, 5/7 हो, सिंपल 8 लिखना है तो ऐसे लिख दो, और नहीं कुछ है नीचे में 1 दे दो, आप सीधा 8 लिख दोगे तो भी ये चल जाएगा। ठीक है, माइनस में लिखना हो -9/4 लिख दो, रूट में कोई नंबर हो तो परफेक्ट स्क्वायर वाला लिख दो, 9/√16 लिख दो, सिंपल लिखना है। रूट में तो रूट अंदर 144, यानी रूट से बाहर जिसको निकाला जा सके। ठीक है, 22/7 लिख लो। दशमलव का कोई नंबर लिखना है तो दशमलव का 0.45 लिख लो। ठीक है, रेकरिंग का कोई नंबर लिखना है 0.36 और इसके ऊपर रेकरिंग दे दो। तो ये सारी चीज हम लोगों ने परमेय संख्या के ऊपर हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अपरमेय संख्या क्या होता है, साधारण भाषा में जो परमेय नहीं होते अपरमेय होता है, यानी जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी बट्टा में नहीं लिख सकते। जैसे √2 को हम नहीं लिख सकते। अब इसको कैसे नहीं लिख सकते ये आपको देखना होगा पीछे वाले क्लास में। √3 को नहीं लिख सकते। ठीक है, 5 + √7 हो गया, या फिर 5 - √7 हो गया, 11/√13 हो गया, या फिर √7/9 हो गया। इस टाइप की जितने भी संख्या, या पाई जो होता है ना हमारा अपर में होता है, ई हमारा जैसे पाई है ना ऐसे ही ई होता है। तो ये जितने भी संख्या होते हैं ये अपर में संख्या होती है। या फिर कोई संख्या जो ना संख्या रुक रहा है और ना ही दशमलव को रिपीट कर रहा है, तो वो सारी संख्या अपर में होती है। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आगे चलते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होते हैं। प्राकृत यानी प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, यानी प्राकृत संख्या को बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ भी है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, n से। तो n यहाँ पे इसे n द्वारा डिनोटेड किया जाता है, इसे n द्वारा डिनोटेड करते हैं। ठीक है, तो धनात्मक संख्या में
ठीक है। धनात्मक संख्या में 1 से लेकर, प्राकृत संख्या मतलब आप ये समझ लो कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे परिभाषा लिखा है कि धनात्मक संख्या में 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या करते हैं, या फिर ऐसे बोलो 0 से, हम सिंपल ये समझ लो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे गिनती हम 1 से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक, इन्फिनाइट तक। तो ये जो संख्या है ना, ये हमारी कौन सी संख्या हो गई, नेचुरल संख्या। इसको नेचुरल नंबर n द्वारा हम डिनोट करते हैं, ठीक है बात। चलिए आगे, होल नंबर। होल नंबर यानी कि गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल संख्या। और इसमें अगर हम 0 को सम्मिलित कर ले, ठीक है, अगर 0 से लेके अनंत तक, यानी गिनती की संख्या में 0 को जो सम्मिलित कर लेंगे ना, तो वो मेरा होल नंबर है। 0 से लेकर अनंत तक की धनात्मक पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को जोड़ दिया जाए तो वो भी पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफिनाइट तक, ये हो गया मेरा प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या, नेचुरल नंबर। और इसके आगे अगर हम 0 से स्टार्ट कर दे तो ये मेरा हो जाता है क्या, ये मेरा हो जाता है होल नंबर। होल नंबर को डिनोट करते हैं W से। होल नंबर को डिनोट करते हैं किससे, W से। सिंपल सी बात है। इसके अलावा पूर्णांक संख्या क्या कहते हैं, सभी पूर्ण संख्या, ठीक है, सभी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या, ऋणात्मक सभी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या के एक सम्मिलित समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। यानी सभी पूर्ण संख्या, यानी 0 1 2 3 पूर्ण संख्या वही ना, गिनती की संख्या में 0 शामिल, पूर्ण संख्या। और क्या कहता है, इसके ऋणात्मक समूह, ऋणात्मक मतलब कितना, -1 -2, ठीक है, -3। तो ये सब जितने भी नंबर है ना, यानी कि सभी पूर्ण संख्या यानी 0 से लेके स्टार्ट तक, जहां तक चले जाओ। और इसका निगेटिव रूप, ये जो पूरा कंबाइन करके बनता है ना, वो मेरा क्या बनता है, पूर्णांक संख्या। इसको ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक संख्या को I से, पूर्णांक संख्या का इंग्लिश इंटीजर होता है, इंटीजर, बट इसको हम I से डिनोट नहीं करते हैं, इसको हम I से डिनोट नहीं करते हैं, इसको डिनोट करते हैं Z से। इसको डिनोट करते हैं किससे, Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए पूर्णांक संख्या को डिनोट किससे किया जाता है और ऑप्शन में रहे I N नेचुरल नंबर, W होल नंबर, तो आप गलती से भी I मत निकालना। पूर्णांक संख्या को हम Z से निरूपित करते हैं, ठीक है। अब Z से क्यों करता है, ये जर्मन वर्ड जेहलन से आया है, और जेहलन का होता है विदाउट डेसिमल का नंबर, तो ये इसीलिए इसको क्या करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। भिन्न संख्या क्या कहता है कि एक ऐसी संख्या जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग को दर्शाता है। जैसे कोई संख्या 3 है और मैं पूछूं इसका 5वां भाग, तो ये 3 का 5वां भाग बटा है ना, तो ये भिन्न संख्या। इसे किसी वर्ड से डिनोट नहीं करते भिन्न को, ठीक है, इसे बट्टा में लिखते हैं अंश और हर द्वारा। जैसे 4 है और मैं बोलूं 4 का 3रा भाग था चाहे, तो वही भिन्न क्या है कि कोई संख्या जो किसी के संपूर्ण भाग को बताए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज, यहाँ से ये जितने चीज थे वो सारे आपने तो याद कर लिए होंगे, बाकी मैं एक बार लास्ट में रिवाइज भी करा दूंगा, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे ना इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे, कि देखो यहाँ पे कि अभाज्य संख्या का इंग्लिश होता है प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्या की इंग्लिश क्या होता है, प्राइम नंबर। देखो ऐसी संख्या जो सिर्फ अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, आपने बचपन में पढ़ा भी होगा। वैसी संख्या जो सिर्फ 1 से कटे और स्वयं अपने आप से कटे, ठीक है। वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं अपने आप से विभाजित हो, वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। यानी तो या तो वो 1 से कट जाएगा, 1 से तो सारे कट जाएंगे, और स्वयं से गई, यानी वो किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं बात की जाए तो यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे अगर बात की जाए तो 2 देखो, या तो 1 से कटेगा या फिर 2 से कटेगा। इसके अलावा 3 1 से कटेगा या खुद अपने आप से कटेगा। अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 जो है ना 1 से भी कटेगा, 4 से कटेगा, और इसके अलावा 2 से भी कट जाएगा। तो इसलिए हम इस 4 को नहीं लेंगे, 4 को हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे, ठीक है बात।
समझ रहे हो, 4 को हम नहीं लेंगे। तो 4 मतलब हमें ऐसे संख्या लेना है ना जो 1 से कटे और स्वयं अपने आप से कटे। तो ऐसे संख्या हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, तो 2 3 हो गया, इसके अलावा कितना हो गया, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 5 के अलावा 6 नहीं होगा क्योंकि 6 के अलावा 2 3 से कट जाता है। आगे सोचो 7 होगा, 8 और 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 10 के अलावा 2 से भी कट जाता है, 5 से भी नहीं। 11 होगा, 13 होगा, ठीक है, इसके अलावा ये हो जाएगा, 15 नहीं होगा, 16 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 नहीं होगा, ठीक है, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये संख्या है। अब देखो इससे ना आपकी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। देखो यहाँ पे एक चीज, अभाज्य संख्या हम ऐसे संख्या को बोलेंगे, ध्यान रखना है, अभाज्य नाम ही है अभाज्य, यानी किसी से भाज्य मतलब भाग नहीं हो। तो वैसी संख्या अभाज्य यानी अभाज्य यानी भाज्य नहीं हो, किसी से कटेगा नहीं। तो वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 9 19, तो ये संख्या क्या है, अभाज्य संख्या होते हैं। ठीक है, और ये संख्या क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। अब देखो इसमें ना जितने भी सारे संख्या है, जितने भी सारे संख्या है वो 2 से कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, बट एक 2 जो है ना सब अगर पूछे सबसे छोटा अभाज्य संख्या, तो आप यहां नोट करके लिख लो। ठीक है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो रहा है, इसे सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, और 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, और 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। इसके अलावा 2 ही पहला सबसे छोटा भी है और सम भी है, इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं होगा। ठीक है, तो सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या कौन सा है, सम अभाज्य संख्या 2 है। 2 एक सबसे छोटा अभाज्य संख्या है और सम भी है, इस बात को आप ध्यान रख लेगा। तो ये जितने भी संख्या है वो क्या है, 2 के अलावा विषम है, और 2 मतलब सम मतलब 2 से जो कट गया और जो 2 से नहीं कटे विषम। तो 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी है और सम भी है। अगर आपसे पूछे सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है, तो आप बता देना आंसर में 2 है। ठीक है, और सम अभाज्य संख्या कौन सा है, तो 2 है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। और देखो अभाज्य संख्या जितने भी होते हैं या तो स्वयं से कटते हैं या अपने आप से कटते हैं। तो इस बात को आप नोट करके लिख लो कि अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा कितना होता है, अभाज्य संख्या का मौसा अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है। अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो इस चीज को, ये जितनी चीज मैंने अभी बताई ना, इस चीज को याद रखना। अभाज्य संख्या कहते हैं किसे है, तो जो स्वयं से कटे अपने आप से कटे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सम अभाज्य संख्या 1 ही है जो कि 2 है। ठीक है, और अभाज्य संख्या में कोई कटेगा ही नहीं। मौसा मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मौसा का इंग्लिश ये होता है ना, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है उसे HCF बोलते हैं। तो यानी 1 के अलावा कोई कॉमन मिलेगा ही नहीं इस दोनों में, तो अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है। और इसमें ध्यान रखना, अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज आप कहीं पे नोट डाउन करके लिख लो। इसका PDF भी हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। वेबसाइट जो हमारा अपना है vidyanipoint.com, इस पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब देखो सअभाज्य संख्या क्या होता है, सअभाज्य संख्या। ठीक है, तो वैसी संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 हो। ठीक है, वैसी संख्या मतलब एक जो ना सअभाज्य संख्या एक दो अंकों की एक पेयर होगा, वैसी संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन
कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में जो कॉमन होगा ना वो सिर्फ क्या होगा, एक होगा, ठीक है, उसे सहआभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे बात कर दो 9 और 16, इस 9 और 16 में दोनों में सिर्फ अगर कॉमन की जाए तो ये 3 से कट जाएगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, ये 16 से, ये 4 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, एक ही एक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा सहआभाज्य संख्या। दोनों में क्या हो गया, कॉमन सिर्फ एक है, सहआभाज्य संख्या। अगर मैं एक जो सहआभाज्य नहीं है, इसको अगर मैं बात करूं 15 और 20 की, ठीक है, तो 15 और 20 की, तो 15-20 में ना ये भी 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, तो ये सहआभाज्य नहीं है। बल्कि मैं बात करूं 3 और 4 की, तो ये 3 से कटेगा, तो ये 3 से नहीं कटेगा, ये 4 से कटेगा, यानी दोनों में ना, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो एक्सेप्ट 1 के, तो इसी संख्या को क्या बोलते हैं, सहआभाज्य संख्या, ठीक है। और एक चीज और इसमें नोट डाउन करके लिख लो कि सहआभाज्य संख्या का मौसा भी हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। दोनों में कॉमन ही कुछ नहीं है तो क्या लगाओगे, सहआभाज्य संख्या का मौसा, सहआभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं मिलेगा 1 के अलावा, तो आप मौसा क्या लगाओगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि यदि P और Q, यदि P और Q, यदि P और Q दो सहआभाज्य संख्या है, आभाज्य संख्या है, यदि P और Q दो सहआभाज्य संख्या है तो मौसा होगा। यदि P और Q दो सहआभाज्य संख्या है तो मौसा होगा। और आपको ऑप्शन में दे देगा P बट्टा Q, दूसरा ऑप्शन में देगा PQ, ठीक है, तीसरा ऑप्शन में देगा इनमें से एक, और चौथा ऑप्शन में देगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जितने भी ऑप्शन है ना, ये जितने भी ऑप्शन मैंने ऊपर आपको दिया है, ये जितने भी मैंने आपको ऊपर ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन मैंने आपको इसलिए दिया है ना कि आप गलती करो, आप गलती करो। तो आप देखो बहुत सारे बच्चे जिनको ये नहीं पता होगा कि सहआभाज्य संख्या का मौसा हमेशा कितना होता है, 1 होता है, तो या फिर इनका मौसा कुछ ना कुछ इसमें लगाएंगे। लेकिन जब आपको मैंने बता दिया कि सहआभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है, ठीक है, कोई भी दो संख्या दे दे, P और Q बोलते सहआभाज्य संख्या, तो मौसा हमेशा 1 होगा। अगर यही जगह बोलता R और S जो है ना सहआभाज्य संख्या है, तो भी मौसा 1 होता है। A और B सहआभाज्य होता तो भी इनका मौसा 1 होता है, क्योंकि सहआभाज्य संख्या में 1 के अलावा कुछ कॉमन होता ही नहीं है। कहेगा कुछ एग्जाम्पल दिखा दो सहआभाज्य लिख के, कुछ भी लिख देना, 7 और 9 लिख देना, ठीक है, 8 6 मत लिख देना, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है, तो ये बात गड़बड़ हो जाएगी। तो ये वाली चीज है। तो आई होप ये चीज आप समझ गए, ये चीज आप समझ ले। जितनी चीज मैं लिखाता हूं प्लीज इसको नोट डाउन करते रहिएगा, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, ठीक है, ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने सहआभाज्य संख्या तो लिख लिया। अब देखो सहआभाज्य यानी जो नहीं कटे, एक के अलावा, स्वयं से अलावा किसी से नहीं कटे। अब एक क्या है, भाज्य संख्या, या फिर इसको रूट या अभाज्य बोलते हैं, एक बोलते हैं भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये संख्या वो है ना जो एक से कटे, स्वयं के से कटे। अभाज्य में हमने क्या पढ़ा, जो एक से और स्वयं से कटे, लेकिन ये इसका जस्ट अपोजिट है, एक से कटे, स्वयं से कटे, लेकिन किसी और दूसरे नंबर से कटे, ठीक है। जैसे मैं बात करूं 2 की, तो 2 एक से कटेगा और 2 से कटेगा, लेकिन किसी दूसरे नंबर से नहीं कटेगा। 3 की बात करूंगा तो 3 एक से कटेगा या 3 से कटेगा। अगर मैं बात करूंगा 4 की, अगर मैं बात करूंगा 4 की, तो 4 जो है ना 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, और इसके अलावा 2 से कटेगा। तो यानी 4 जो है ना पहला मुझे पहला भाज्य संख्या मिल गया, तो यानी 4 पहला भाज्य संख्या ये मिल गया। 5 जो है ना 1 5 से कटेगा, तो यानी ये अभाज्य में ले गया। 4 के अलावा 6 जो है ना 1 6 के अलावा 2 3 से भी कट रहा है। इसके अलावा याद करो 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा मेरा, इधर 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 11 नहीं 12 हो जाएगा, 13 नहीं 14 हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा, ठीक है, 16 भी हो जाएगा। तो यानी ऐसा संख्या जो एक से कटे और स्वयं एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए, तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं,
ऐसे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। अब देखो भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या जो हमको मिल गया यहां से, तो यहां पे आप लिख लेना कि सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है? सबसे पहले हमें क्या मिला, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है, ठीक है, और सबसे छोटा भाज्य संख्या 2 है। इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ठीक है। अब एक चीज ना मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल करके दिखा देता हूं, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसा लिख दूं कि मुझे ये देखो 12 है ना, 12 1 से कटेगा, 12 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, यानी ये भाज्य संख्या है। तो 12 को मैं अगर गुणनखंड करूं 12 को, तो 12 को करूंगा तो ये 2 से आ जाएगा 6 और 2 से आ जाएगा 3, तो ये 3 से 1, ठीक है। अब देखो ये 12 के बदले में हम ऐसे लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं कितना, 12 को लिख सकते हैं कितना, 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 लिख सकते हैं ना। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो 12 पहले क्या था, 12 मेरा क्या था, 12 मेरा अभाज्य संख्या था, और इसको हमने फैक्टर जब किया, इसको अब देखो यहाँ पे जब हमने इसको फैक्टर किया, ठीक है, जब हमने इसको फैक्टर किया, एक मिनट, जब हमने इसको फैक्टर किया, जब हमने इसको फैक्टर किया, तो हम जब इसको फैक्टर किया तो ये कितना आ गया, 2 गुने 2 गुने 3, तो 12 तो पहले अभाज्य था, 12 पहले अभाज्य था। जब हमने इसको फैक्टर किया तो 2 गुने 2 गुने 3, 2 मेरा क्या है, 2 मेरा क्या है, अभाज्य, और 3 मेरा क्या है, अभाज्य। तो यानी मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम यौगिक संख्या को या फिर भाज्य संख्या को, हम यौगिक संख्या को अभाज्य गुणनखंड में लिख सकते हैं। देखो 12 मेरा यौगिक संख्या है ना, यानी भाज्य संख्या, यानी कि भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड में लिख सकते हैं। इसी चीज को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यौगिक संख्या को हम अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ये मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि आपके क्वेश्चन आएंगे आगे, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो ये आप नोट डाउन करके कहीं लिख लो। कहां लिखोगे, कहां लिखोगे, यहां पे लिख देता हूं, लिख दूं ना कि यौगिक संख्या को अभाज्य गुणनखंड में लिखा जा सकता है। चलो नया ही लिख दे, ठीक है। यौगिक संख्या को अभाज्य गुणनखंड में, जैसे कोई यौगिक संख्या है यानी 1 2 के अलावा किसी और से कटे, तो इसको हम अभाज्य संख्या में लिख सकते हैं गुणनखंड करके। तो यही चीज आप नोट डाउन करके लिख दो कि यौगिक संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में, अभाज्य संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब पूछेगा कैसे, बता देना कैसे, ठीक है, बोल देना, बताओ 20 क्या है, 20 भाज्य संख्या है, यौगिक संख्या है, भाज्य या यौगिक एक ही होता है ना, तो ये 20 भाज्य संख्या कहेगा। क्यों, क्योंकि 1 के अलावा, 1 और 20 के अलावा बहुत सारी चीज से कट रहा है, 2 4 5 से भी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आ जाएगा 10, इसका आ जाएगा 5, 5 का कितना ये, तो 20 के बदले में हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1, ठीक है। 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चला। तो 20 के बदले में 20 यौगिक संख्या था, और ये 2 2 और 5, ये मेरा कितना है, 20 मेरा क्या था, ये था मेरा यौगिक संख्या, और इधर जितने संख्या आ गए वो क्या हो गया, अभाज्य संख्या आ गए, ठीक है। अभाज्य संख्या आ गया ना, अभाज्य गुणनखंड। तो यानी कि यौगिक संख्या को हम अभाज्य संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट चीज देखते हैं क्या पढ़ना है। अब देखो ये सम संख्या तो आप लोग पहले ही जानते हो कि सम संख्या क्या होते हैं, ठीक है। सम संख्या क्या होता है, जो संख्या 2 से कट जाए सम होते हैं, और इसको पहचानने के लिए जो संख्या 2 से कट जाए सम होते हैं, और जिसके अंत में 0 2 4 6 8 रहे, कितना चीज है वो संख्या सम होगा, ठीक है। जो संख्या 2 से नहीं कटेगा वो विषम होगा, जैसे 1 3 5 7 9 11, तो ये संख्या विषम होते हैं। ये चीज आपको पहले से पता होगी, ठीक है। अब देखो ये चीज अगर आपको बोर्ड पे दिख रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिख रही है तो मुझे थोड़ा सा जूम करना होगा, ठीक है। ऐसे ओवरऑल मैं बता देता हूं कि मैंने लिखा क्या है।
देखो यहाँ पे संख्या मैंने अभी तक जो आपको पढ़ाया है संख्या पढ़ाया था। संख्या दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल नंबर, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जो कि हमारे क्लास 10th में अभी नहीं है, ये हमने 11th में पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया। पहली लेक्चर में मैंने इसके बारे में थोड़ा बताया, परमेय संख्या क्या होते हैं, अपरमेय संख्या क्या होते हैं, ठीक है, ये चीज आपको बता दिया है। परमेय संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अपरमेय संख्या जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखो परमेय संख्या को दो भाग में बांटा गया, परमेय संख्या को दो भाग में बांटा गया, ठीक है, परमेय संख्या को दो भाग में बांटा गया। एक था पूर्णांक, पूर्णांक मतलब क्या, पूर्णांक मतलब क्या कि पूर्ण संख्या और इसके निगेटिव। पूर्ण संख्या किसको बोलते थे पता था ना आपको, पूर्ण संख्या, ये मैं आपको रिकैप करा दूंगा कि गिनती की संख्या में जीरो सम्मिलित करना है पूर्ण संख्या। तो ये हो गया पूर्णांक, तो पूर्णांक में एक हो गया धनात्मक पूर्णांक, यानी 1 2 3 4 धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इसके बाद ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक में थे ना, धनात्मक पूर्णांक में, धनात्मक पूर्णांक जो 1 2, ये बार बार क्यों आ जा रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक क्या थे, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे आपको ऐसे बता दूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बता देता, ठीक है। तो हम पहले पढ़ रहे थे संख्या, संख्या के दो पार्ट थे, एक था कितना वास्तविक, ये गायब क्यों हो जा रहे हैं लेटर, पता नहीं क्या, वास्तविक, और दूसरा था अवास्तविक यानी कि काल्पनिक, ठीक है। तो ये हो, एक हुआ परमेय, परिमेय, परिमेय, और दूसरा क्या हो गया अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है, परमेय और दूसरा क्या हो गया अपरिमेय, ठीक है। परमेय को हमने दो में भाग में बांटा, एक था मेरा, ये क्यों हो जा रहे हैं, एक था पूर्णांक, एक था भिन्न, एक था पूर्णांक एक था भिन्न, ठीक है, एक था पूर्णांक और एक था क्या मेरा भिन्न, ठीक है बात, पूर्णांक और भिन्न। अब पूर्णांक को हमने दो भाग में बांट दिया, पूर्णांक को, एक था ऋणात्मक पूर्णांक और एक था धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, यानी 1 2 3 4 धनात्मक पूर्णांक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब है धनात्मक पूर्णांक। तो इसको हमने बोल दिया था क्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, और इसमें जब हमने जीरो को शामिल कर लिया था तो ये हो गया था पूर्ण संख्या, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बता दिया क्या कि धनात्मक पूर्णांक में एक था प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, और इसमें जीरो को सम्मिलित करने पर जीरो पूर्ण संख्या, ये क्या बन गई थी पूर्ण संख्या। इसके अलावा हमने पढ़ा था आपके साथ, हमने पढ़ा था एक होता था मेरा आभास संख्या, आभास संख्या, इससे क्वेश्चन आएंगे आभास संख्या से, इसको हम लोग बोलते थे क्या, अरे ये क्यों हो जाते हैं पता नहीं एक लेटर, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। और ये क्या होते हैं जो एक, ठीक है, जो एक से और स्विंग से कटे, एक और स्विंग से कटे, एक और किससे कटे स्विंग से कटे, प्राइम नंबर। और इसमें सबसे पहला क्या मेरा था, सबसे पहला मेरा संख्या क्या था, आभास संख्या 2 था, इसके बाद 3 5 7 ऐसे थे ना, और 2 सबसे छोटा। आभास संख्या का मौसम हमेशा कितना होता है 1 होता है, ठीक है, और 100 आभास संख्या होता था जिसमें कॉमन जो होता है ना, जैसे दोनों में कॉमन हमेशा 1 होना चाहिए, तो 100 आभास संख्या, आभास संख्या 100 आभास संख्या, ठीक है, और विषम संख्या। देखो एक चीज आप नोट डाउन करके लिख लो, आभास संख्या, भास संख्या, आभास संख्या, स आभास संख्या एवं लगातार विषम संख्या, ये सब तो कैसे भी रहेगा, एवं लगातार विषम संख्या, लगातार को क्रमागत भी बोलते हैं, लगातार विषम संख्या का मौसम हमेशा 1 होता है। देखो एक चीज है हमेशा एक होता है, ठीक है, और एक चीज और है, 2 लगातार धनात्मक 100
सम संख्या का मौसा 2 होता है। ठीक है, मौसा भी निकालना आपको सिखाऊंगा। 2 लगातार धनात्मक सम संख्या का मौसा हमेशा कितना होता है? 2 होता है। लगातार मतलब जैसे एक सम संख्या आपने 4 लिखा तो इसका अगला सम संख्या 6, तो इस दोनों का मौसा हमेशा 2 होगा। इस दोनों का मौसा हमेशा 2 होगा। जैसे आपने 12 लिखा था, अगर 14 लिखोगे तो इस दोनों का मौसा जो होगा ना वो 2 होगा। और अगर बात की जाए कि अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कोई भी ले ले, जैसे 5 और 11 ले ले, लगातार नहीं हो भी तो भी चलेगा, तो इनका मौसा 1 होगा। ठीक है, ये सहअभाज्य संख्या कोई भी ले ले, सहअभाज्य संख्या मौसा 1 होगा। लगातार विषम संख्या, लगातार विषम संख्या यानी जैसे 17 और 19 ले ले, ठीक है, तो इनका मौसा हमेशा 1 होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अगर कहे कि m और n सहअभाज्य संख्या है तो इनका मौसा कितना है? दिमाग नहीं लगाना, m सहअभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। आगे देखिए, अब देखो विभाज्यता के नियम। जब मैं आपको ना ये चीज पढ़ाऊंगा, मौसा निकालना सिखाऊंगा, तो मैं कहूंगा कि ये देखो ये 2 से कट रहे हैं, कभी बोलूंगा ये देखो 3 से कट रहे हैं। तो ये आप कैसे पता करोगे कि ये 2 से कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं या कट रहे थे? तो ये आप पता नहीं कर पाओगे ऐसे में। तो इसके लिए विभाज्यता के जो नियम होते हैं ना वो आपको पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे कोई चीज ना 2 से कटेगा, ठीक है, कोई चीज 2 से कटेगा, अगर उसके इकाई अंक पे यानी उसके लास्ट वाला जो अंक है ना उस पे अगर 0 रहे, ठीक है, ये इतने सारे 0 2 4 6 8 रहे, तो ये अगर संख्या है ना 2 से कट जाएगा। जैसे 246, इसके लास्ट में 6 है तो यानी ये लास्ट में 1 है, ये 6, तो यानी ये 2 से कट जाएगा। आप काट के देख लेना। अगर देखो यहाँ पे 3 से विभाज्यता का नियम, तो कोई संख्या अगर जो भी संख्या दे रहा है अगर इसको जोड़ के 3 से कट जा रहा है, अगर इसको जोड़ के, जैसे यहाँ पे मैंने लिया 63, ठीक है, अभी छोटा नंबर लिया, बड़े नंबर 63 को अगर इस दोनों को जोड़ोगे तो ये 6 + 3 हो गया। इस दोनों को जोड़ोगे तो 6 + 3 हो जाएगा। और अगर ये दोनों को जोड़ के अगर 3 से भाग देने पर कट जाए तो ये संख्या, ये टोटल संख्या भी कट जाएगा। तो 6 3 9 और 3 से कट के ये कितना 3 आ गया, तो यानी कि ये टोटल संख्या भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। और ये मेरा पेन ऐसे ना चले, ठीक है, अब सही से चले। ये बार बार पता नहीं क्या हो जाते हैं, तो इसमें मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है ना। अभी पता नहीं कुछ होते रहेंगे। जैसे अगर बात की जाए यहाँ पे मैं लिख दूं कि आप मुझे ये बता दो कि 1 5 और 6 और कुछ लिख दो और 2 लिख देता हूं। अगर मैं बोलूं कि ये हमें बोलूं 2 से कटेगा कि नहीं, लास्ट में 2 है तो 2 से कट जाएगा। अगर मैं पूछूं 3 से कटेगा नहीं, तो इस तीनों को चारों को जोड़ के देख लेना। तो इसको जोड़ के देखो 1 + 5 + 6 + 2, तो 1 5 6 6 12 2 14 14/3, ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो यानी ये टोटल नंबर 1562 3 से नहीं कटेगा। ठीक है बात, तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखना। अगर कुछ और संख्या ले दे दो, ठीक है, अगर मैं इस संख्या की बात करूं कि ये मुझे बताओ, ठीक है, और या फिर इस संख्या की बात करूं, ऐसा संख्या दे दिया, अगर मैं बोल दिया कि ये बताओ ये 3 से कटेगा, तो इसको फिर से जोड़ देना। 1 7 8 4 12 12 6 18, यानी इस सबको जोड़ के 18 3 से कट रहा है, तो यानी ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। काट के देख लेना इसको, ठीक है, ये जोड़ के 18 आ गया ना, 3 से काट के देख लेना, ये कट जाएगा। 3 5 15 2 4 3 8 24 6 और 3 दूना 6, ठीक है, 3 8 24 और 3 दूना 6, कट गया, ये कट गया ना। तो ये चीज होता है। तो यानी 2 का रूल जान लिया, 3 का जरूर। अगर 4 का अगर जानना है तो अंतिम का 2 अंक लेना है, कोई भी संख्या ले और उसके अंतिम का 2 अंक लो। अगर वो 4 से कट जा रहे हैं तो यानी कोई भी संख्या ऐसे लिख दे 7 8 9 6 5 4 3 2, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, अंतिम के 2 डिजिट देख लो, अंतिम के 2, ठीक है। 4 से ये 32 कट रहे हैं तो यानी ये टोटल संख्या भी कट जाएगा, बाकी आपको चेक करने की नीड ही नहीं है। जैसे मैं अगर संख्या लिख दूं 7 8 9 6 8 5, ठीक है, 1 1, तो लास्ट के 2 11 4 से नहीं कट रहे हैं, तो यानी ये टोटल संख्या भी नहीं कट रहे हैं। तो आपको लास्ट के 2 संख्या चेक करने, अगर वो कट रहे हैं 4 से तो ये संख्या भी कट जाएगा। तो यह ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रख लोगे ना। आगे पढ़ते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं 5 से। अगर कोई संख्या के अंत में 0 और 5 आए,
अगर कोई संख्या के अंत में 0 और 5 है तो संख्या 5 से कट रहे हैं, ठीक है, 5 से कट रहे हैं, यानी ये 0 वाला आएगा तो 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। जैसे यहाँ पे लिख दो 2 7 8 9 6 0, तो यानी ये लास्ट में 0 है तो 2 से भी कट जाएगा और लेकिन ये 5 से भी कट जाएगा। अगर 2 7 5 6 और 5 दे दिया तो ये 2 से भी 2 से नहीं कटेगा, लेकिन ये 5 से किसी संख्या के अंत में 0 और 5 रहे तो 5 से कट जाएगा। 6 से विभाजिकता के नियम, ठीक है, 6 से विभाजिकता, तो 6 का टेबल पढ़ो, 6 का टेबल, तो 6 का टेबल में क्या होता है, 6 का टेबल अगर पढ़ोगे तो 6 का अगर फैक्टर करोगे, 6 का फैक्टर, तो 6 का फैक्टर में क्या लिखोगे 2 गुने 3, तो यानी जो संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो एक बार 2 वाला रूल लगा लेना और एक बार 3, मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं 7 4 1 6, ठीक है, 7 4 1 6। अब देखो ये संख्या 2 से कट रहा है, दिख गया क्योंकि लास्ट में 6 है। अब 3 से कट रहा है, देखो 7 4 11 1 12 6 18, यानी ये 2 से भी कट रहा है और इसके अलावा 3 से भी कट रहा है, तो यानी ये 6 से भी कट जाएगा, ठीक है, तो ये रूल होता है। इसके अलावा 7 से कट गया, 7 से कटने के लिए आपको देखो 7 से कटने के लिए ना जो संख्या दी है, ठीक है, जो संख्या दी है, क्या यदि दी गई संख्या को अंक को दुगुना, बाकी का अंक दी गई संख्या अंकों को दुगुना करने पर बाकी का इकाई अंक छोड़कर से घटाने पर प्राप्त करने से, देखो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि कोई आपको संख्या दे दे, ठीक है, कोई आपको संख्या, जैसे मैंने आपको संख्या दे दिया 343, तो ये लास्ट वाला संख्या हमेशा देखना, इसका दोगुना कर दो, ये लास्ट वाला 343 है ना, तो आपको 303 का डबल कर दो, तो ये कितना हो गया 3 का डबल 6, तो ये 3 का डबल कितना हो गया 6, तो इस 34 में से इस 6 को माइनस कर दो तो ये कितना 28, तो ये 7 से कट रहा है, तो मतलब आपको सर जी इतना छोटा नंबर थोड़े ना आएगा, मुझे तो बड़े नंबर आएंगे, बड़े नंबर करके दिखा देता हूं, ठीक है, चलिए बड़े नंबर एक मैं ले लेता हूं कैलकुलेटर पे जो 7 से डिविजल हो, ठीक है, 7 से डिविजल हो, और फिर उसको मैं करके दिखा देता हूं। चलो मैं एक नंबर ले लिया जो 7 से डिविजुअल हो, 3 3 5 2 3। मैंने क्या कहा आपको लास्ट वाले नंबर को हमेशा क्या करना है, लास्ट वाले नंबर को हमेशा क्या करना है, डबल करना है, बाकी नंबर से माइनस कर देना है, ठीक है, तो यानी लास्ट वाला नंबर कौन सा है मेरा बताना, लास्ट वाला नंबर कितना है 3, 3 का डबल कितना 6, तो यानी 3352 में इस बार हम माइनस करेंगे कितना, ये 3352 माइनस करेंगे 6, तो ये हो जाएगा 3346, तो मुझे तो पता ही नहीं चला इसमें क्या हुआ, ठीक है, तो यानी इससे नहीं पता चला। अब फिर इसको ये है ना एक मतलब लास्ट वाला करना, इधर का छोड़ देना, इस वाले माइनस कर देना जब तक आपको छोटा नंबर नहीं हो जाए, तो ये कितना है 6, तो 6 का डबल कितना 12, यानी 3 3 4 में अब हम 12 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये माइनस कर दो 2 और 3, तो ये हो गया कितना 300 कितना हो गया 22 हो गया, 300 कितना हो गया 22। अब फिर से भी नहीं पता चला, ठीक है, तो अब हम हमेशा क्या करना है लास्ट वाला नंबर लेना, और ये जैसे मैं देखो यहाँ पे 3 लिया तो इस 3 को यहाँ पे इसमें काउंट नहीं कर रहा हूं, अब यहाँ पे 6 बचा ना 3346, तो ये 6 का डबल की दिया, तो ये 6 को नहीं लूंगा, अब ये इतना ही नंबर लूंगा, तो यानी अब इस 2 को डबल करूंगा, तो यानी इस 2 को नहीं लूंगा, यानी ये 32 ही लूंगा या डबल 4 लिखूंगा, तो यानी ये 28, ये 7 से कट गए, तो यानी ये टोटल नंबर भी क्या होगा 7 से कट जाएगा। बहुत आसान बात है ना, तो यही चीज देखना है। तो 8 की बात कर लेते हैं, 8 से डिविजुअल का रूल का। तो 4 के लिए हम 2 अंक देखते हैं, 4 के लिए हम बताया था ना कि अगर कोई संख्या 4 से कटने के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखना है, और सेम तरह 8 में हमें क्या करना है 3 डिजिट देखने हैं, अंतिम के 3 डिजिट देखना है, ठीक है, जैसे कोई संख्या है 8 7 8 9 6 5 कुछ भी, ठीक है, 1 2 1 लिखा है या फिर कुछ भी लिखा है, जैसे आपकी इच्छा हो, अगर लास्ट के ये 3 डिजिट देखना, अगर ये 3 अगर कट रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा ये 8 से भी कट जाएंगे, ठीक है, तो ये छोटी सी चीज है। या फिर 8 से नहीं कटना है तो आप पहले 2 से काट लो, फिर छोटे करके काट लो, या फिर डायरेक्ट करना है तो लास्ट में आपको चेक करना ही होगा, ठीक है। देखो और 9 से काटने के लिए
जैसे हमने तीन, देखो एक चीज मैं बता देता हूं, जो 4 का रूल होता है सेम रूल 8 पे भी चले जाता है। 4 में हम लास्ट के 2 अंक देखते हैं, इसमें 3 अंक देखते हैं। और जो 3 का रूल होता है वो रूल 9 में जाता है। 3 में सभी संख्या को जोड़ के भाग देखते हैं, 9 में भी सेम देखते हैं। ठीक है, अगर कोई संख्या है जैसे यहाँ पे है 3, 2, 6, 9, 5, ये सब कोई संख्या है, अगर इस सब को जोड़ के 9 से कट जा रहा है मतलब वो संख्या भाग लग जाएगा। तब देखो इसको 3 + 2 5, 6 11, 11 ना कितना 20 और 5 कितना 25, तो यानी ये टोटल जोड़ के 25 9 से नहीं कटेगा, तो यानी ये नहीं कटेगा। इसके लास्ट में 2 2 2, तो ये हो जाएगा 27। अब ये 2 से 9 से कट जाएगा। तो इस तरह से करना हो। 10 से कटने के लिए अंतिम में 0 आना चाहिए, तब जाके ये कोई भी संख्या 10 से कटता है। ठीक है, अगर बात की जाए 11 से कटने के लिए, जैसे यहाँ पे एक संख्या है 11 से कटने के लिए, ठीक है, तो 11 से कटने के लिए एक एक संख्या छोड़ के लिखना होता है, फिर माइनस करना होता है। जैसे 19734 है, तो यानी कि पहले ये वाली संख्या ले लो, जैसे यहाँ पे ले लो, जैसे यहाँ पे ये 4 लोगे, इसके बाद ये 3 नहीं लेना है और इसके बाद ये लेना है। तो इस 4 7 और 1, तो टोटल जोड़ के कितना हो गया 4 7 और 1, और इसके अलावा जो मेरा बच गया, यानी एक संख्या लेगो तो दूसरा नहीं लोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब लोगे कितना 4 7 1, इसके बाद लोगे 3 और 9, तो 9 और 3 सबको एक बार जोड़ लो, यानी 4 7 8 को एक बार लोगे, तो ये हो जाएगा कितना 4 7 11, एक कितना 12 और 9 3 कितना 12, तो 12 - 12 कितना 0। अगर 0 आ जाए या फिर 11 के टेबल का कुछ आ जाए तो हम समझे ना वो 11 से कट जाए। नहीं समझे तो दोबारा समझा देता हूं, दोबारा से समझा देता हूं। देखो 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 3 2 1। अब देखते हैं ये 11 से कटता नहीं है, तो ऐसे में अगर आप ऐसे डायरेक्ट काटोगे तो नहीं पता चलेगा। तो देखो यहाँ पहले एक संख्या 1 लो, 3 लो, ठीक है, 4 मत लो, 5 लो, 5 के बाद एक संख्या छोड़ दो, 3 ले लो और 1 मत लो, 2 लो। तो इस सबको जोड़ लो, 1 3 4, 4 5 9, 9 3 कितना 12, 1 13, यहाँ पे 13 लिख लो। अब जो बच गया तो ये कितना आ गया 2 4 6, 6 4 10, 6 4 कितना यही होगा ना, 2 4 6, 6 4 10, 2 कितना 12, तो यहाँ हो गया 12। तो यानी इधर हमने जोड़ा था सही ना, 1 3 4 4 5 9, 9 3 12, 1 13। तो यानी ये संख्या जो है ना, ये संख्या 1 2 3 4 5 और 4 5 3 2 1, ये संख्या जो है ना 11 से नहीं कटेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 11, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेंगे। तो ये इस दोनों को माइनस करके या तो 0 आ जाता या फिर 11 के टेबल में कुछ आ जाता, तो ये संख्या 11 से कट जाते। ठीक है, तो हम बात की जाए कि हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा, तो 2 से कटने के लिए लास्ट में कितना होना चाहिए 0 2 4 6 6 और 8। ठीक है, मैं एक बार रिकैप करा देता हूं 3 के लिए। ठीक है, सभी को जोड़ दो, ठीक है, सभी को सम कर दो, जोड़ के हम क्या करते हैं, सम मतलब जोड़ होता है, जोड़ कर दो और इसको क्या कर दो 3 से डिवाइड कर दो। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, ठीक है, अंतिम का 2 देखना है, अंतिम का 2 देखना है, अंतिम का 2 अगर कट रहे हैं तो बाकी भी कट रहे हैं। 5 के लिए क्या होना चाहिए, अंतिम में 0 और 5 होना चाहिए, 0 हो या फिर 5 हो। अगर 6 के लिए तो 2 और 3 से कटे, 2 और 3 से कटे तो ये 6 से भी कटेगा। ये क्या हो जा रहा है यार। इसके अलावा 7 के लिए वो मैंने बताया कि लास्ट में करते जाओ। 8 के लिए जो 4 का रूल है, अंतिम के कितने देखने हैं, अंतिम के 3 देखने हैं। 9 के लिए सभी को जोड़ दो, सभी के जोड़ और डिवाइडेड बाय 9। 10 के लिए अंतिम में 0 आना चाहिए। 11 के लिए अभी बताइए, एक एक करके जोड़ लो। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में क्या करनी है, रखनी है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। अगर ये चीज आप समझ गए हैं तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा है और ये चीज आप समझ गए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर लीजिए। आप जितना कमेंट करते हो मुझे, मैं और पढ़ाने के लिए आपको
खुद मोटिवेट होता हूँ कि बच्चों को और अच्छे से अच्छे कंटेंट देखना चाहिए। और हाँ, आपको लगा है कि हाँ आईपीएल मुझे थोड़ी अलग सी फील हुई कि पढ़ के हाँ आज चीजें अंदर की पता चल रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपको एलसीएम निकालना सिखाऊंगा, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय आप सभी को।